बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और आज हम जो पहले हमने लेक्चर किए थे वो हमने लीनियर और क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को हमने डिस्कस किया था। आज हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो नॉन लीनियर की डेफिनेशन आपने पहले पढ़ चुके हैं। तीसरे लेक्चर में आई थिंक या चौथे लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल के साथ नॉन लीनियर को डिस्कस किया था कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस किस तरह की होती हैं। सो द रिव्यू लास्ट लेक्चर को मैं थोड़ा सा मज़ीद यहाँ पे बता दूंगा आपको कि व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया, जिसमें हमने लीनियर और क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को डिस्कस किया और देन हमने मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, जो जिसको हम लैग्रांज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। Then we have discussed some kind of examples here, and in the second part of my last lecture we discussed the integral surfaces passing through a given curve. And for this we first read the parametric equations, and then we develop a methodology that how we get these kind of integral surfaces from a given partial differential equation when these surfaces are passing through a given curve, and oftenly we call this given curve as a data, initial data which is given. And then we did some examples, and और आपको तो पता ही है कि मैं examples बहुत ज़्यादा कराता हूँ, और उससे रीज़न सिर्फ ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए मेथड की, किसी भी अंदाज से आपको बेहतर अंदाज से। अगर आपको एक एग्जांपल समझ नहीं आई तो यू कैन फोकस ऑन द सेकंड वन और यू कैन फोकस ऑन द थर्ड वन। तो एक ही मेथड को मैं डिफरेंट अंदाज से पेश करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको वो जो मेथडोलॉजी है, वो जो आइडिया है, वो जो लॉजिक है, वो आपको क्लैरिफाई हो जाए। नाउ कम टू द टुडेज लेक्चर। आज हम बेसिकली नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें सबसे पहले उसमें हम सिर्फ एक ही मेथड को यहाँ पे इस कोर्स में डिस्कस करेंगे, और वो है कार्पिट्स मेथड। लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा अपना एक नॉलेज को इम्प्रूव करना है, एक उसका बैकग्राउंड है कि हमें कंपैटिबल सिस्टम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। विदाउट द नॉलेज ऑफ कंपैटिबल सिस्टम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस we cannot solve this Karpitz method. We cannot solve the nonlinear partial differential equations with the help of Karpitz method. So in first section we will discuss the compatible system of first order differential equations, and then I will give one example as usual, and in the second section we will discuss the non-linear partial differential equations and the Karpitz methods, which is very known, which is very common to solve the non-linear partial differential equations in the literature. And then we solve of course examples. If I try to best to do some examples in today's lecture, if not then we will complete in the next lecture. So hopefully मुझे यकीन है कि आप आहिस्ता आहिस्ता पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ आपका लव जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बेसिकली अगर आप एक दफ़ा इसको सीरियसली, अगर आपने इसको एक दफ़ा इसको स्टडी करना शुरू कर दिया, तो ये मेरा चैलेंज है आपको कि आप कभी भी इसके जो इस स्ट्रक्चर में इससे नहीं निकल सकते। तो सबसे पहले हम कंपैटिबल सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। इन द डेफिनेशन, the two first order partial differential equations are said to be compatible if they have a common solution. Like if one partial differential equation has a let's say a solution A, then and the second partial differential equation has a solution A, we can call these two equations common. These two equations are compatible to each other. But what is the necessary and sufficient condition for this thing? How we can know that one equation is compatible to the other one? So what is the basic criteria for us?
The necessary and sufficient condition for compatible differential equations is that we consider two partial differential equations in a general sense. Here f x y z p and q. This is some relation f, and x and y are independent variable, where z is the dependent variable on x and y, and p is equal to partial z by partial x and q is equal to partial z by partial y. So ये इक्वेशन इतनी दफ़ा रिपीट हो रही है कि अब आपको पता चल जाना चाहिए कि इन फ्यूचर हम p से क्या मुराद लेते हैं और q से क्या मुराद लेते हैं जी. और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, लेट्स से वो एक रिलेशन g है in between x, y, z, p and q, where x and y are independent variables, z is dependent variable, and p and q are the derivatives of z with respect to x and y respectively. So then the necessary and sufficient condition for compatible system, compatible differential equation, is to satisfy the following equation g. Partial fg over partial xp. So in our in previous lectures, second, third or fourth, I don't know, like maybe in second I think, or in third, we develop this kind of notations. What is partial fg over partial xp? This is nothing but a determinant of the derivative of f and g with respect to x and p. In coming examples, I will explain it in more detail. G. Plus p partial fg over partial zp plus partial fg over partial yq and plus q partial fg over partial zq is equal to 0. So there is a symmetry in this necessary and sufficient condition. Look at this. We are going to take the derivative of f and g. In the first two terms, this is dependent on x. P is dependent on x, like partial z over partial z over partial x is equal to p, and here x, this is z and this is p. So first we take the derivative with respect to x and p, and then z and p, and here q is the derivative of z with respect to y. So we made it combination here, that partial yq plus q partial fg over partial zq is equal to 0. So here yq and zq. So in the coming example, I will describe this compatible necessary and sufficient condition for this compatible differential equations. So suppose that we have these two partial differential equations, xp minus yq is equal to x, and x square p plus q is equal to hz, and we have to show that these equations are compatible, okay, and hence find their solution. So we will solve this thing, and then we will we know how these criteria fulfill G. So the given partial differential equation is, I will write here, the given partial differential equations are hp minus yq is equal to x and x square p plus q is equal to xz. So we have to show that these two equations are compatible with each other. So first of all, we define a relation f and g. So from here we can define a relation, let's say f. Suppose f is equal to nothing but hp minus yq minus hg. This h goes in this way, and this whole thing is equal to 0, and g is equal to nothing but h square p plus u minus hcg. So the necessary and sufficient condition which I wrote, which I showed you in the previous slides, is the
partial f g over partial h p plus p. So p partial f g over partial z p. So there is a symmetry here, plus partial f g over partial y q plus q into partial f g over partial z q must be equal to 0 g. And I just, as I told you before, that what is this first thing, partial f g over partial h p. This is equal to nothing but a determinant of partial f over partial h, partial g over partial h, and then partial f over partial p and partial g over partial pg. So this is g basically, partial f over partial h. So here, from here you can see that when we take the derivative of this f with respect to h, then we have p minus 1. This term goes to 0, and h, the derivative of h with respect to h is 1, and the derivative here we are left with only p, and here we are left with only minus 1g. And partial g by partial h, here you can see that we are left with 2hp. The derivative of g with respect to h is 2hp. This term goes to 0, minus zg. And then partial f over partial p. Look, what we did, there is a symmetry. First we take the derivative of f with respect to h, then derivative of g with respect to h, then derivative of f with respect to p, and then derivative of g with respect to p. This is again a p. So in the partial f with partial p, the derivative of f with respect to p is nothing but h. So this is h, and these two terms goes to 0, and partial g by partial p is h square g. So how to solve this determinant we all know, because हम सब ने मेथड किया हुआ है. तो h square into p minus 1 minus h into 2hp minus zg. तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ. तो ये आ गया h square p minus h square minus 2h square p plus zhg. So similarly, for the second term, partial fg over partial h partial zp is nothing but partial f by partial z partial g by partial z, and then partial f by partial p, partial g by partial p, and this is equal to nothing but, this is g, partial f by partial z. There is no z in f, so the derivative of f with respect to z is 0. The derivative of g with respect to z is minus h, and the derivative of f with respect to p is nothing but h, and the derivative of g with respect to p is only this term, h square g. 0 minus into minus h into h, and this gives me nothing but h square g. So similarly, partial third term, partial f g over partial y q is nothing but partial f by partial y, partial
g by partial y partial f by partial q and partial g by partial q जी। और यहाँ पे एक बात देखें, अगर मैं इनको उल्टा भी लिख लेता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई एंड पार्शियल एफ बाई पार्शियल क्यू एंड देन पार्शियल क्यू बाई पार्शियल वाई एंड पार्शियल क्यू बाई पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई एंड पार्शियल जी बाई पार्शियल क्यू, तो भी कोई गलत नहीं हो रहा जी, क्योंकि डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज उसके अपने इक्वल होता है जी। सो जब आप इसको वैल्यूज देखोगे तो आप देखोगे पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, हियर इज वाई, सो द डेरिवेटिव ऑफ एफ with respect to y only gives you minus q, and the derivative of g with respect to y, there is no y in g, so we are lucky here to just we have to plot 0 here, and then partial f by partial g, partial f by partial q, sorry not g, it's this is q, so here it is q, so we have minus y and partial g by partial q, partial g by partial q, q is here, so we have only 1, so minus q minus 0 and this is equal to minus q. So the last term is partial f g over partial z q. So in the next page we will calculate partial fg over partial zq, and this is nothing but partial f by partial z, partial g by partial z, partial g by partial, this is partial f by partial q and partial g by partial q, and partial f by partial g is nothing, partial f by partial z is nothing but 0, since this f is, there is no z in f, so the derivative of f with respect to z is 0 and the derivative of g with respect to z is only minus xg. So derivative of g with respect to z is minus x and derivative of f with respect to q is minus y and derivative of g with respect to q is 1g. So this gives me minus into minus x minus y, and this is equal to nothing but xyg. So plugging these values in the following compatible equation, the compatible equation is, I am writing it again so that you can have a better idea how to write. There is, इसको रट्टा नहीं लगाना यार, ये देखो ये इसकी एक सिमेट्री चल रही है कंपैटिबल इक्वेशंस की, ठीक है, इसी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की सिमेट्री है। पार्शियल एफ जी ओवर पार्शियल एच पी प्लस पी पार्शियल एफ जी ओवर पार्शियल जी पी प्लस पार्शियल एफ जी ओवर पार्शियल वाई क्यू प्लस क्यू पार्शियल एफ जी ओवर पार्शियल जेड क्यू। इनकी वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरा आंसर 0 होना चाहिए, और आई हैव टू शो इन द अदर वे। Let's say this is the compatible solution, this is the necessary and sufficient condition, so we just plot the values of partial f g over partial h p, and this is we will go back here, h square p minus 1 I should write this, h square p minus h square h square p minus h square minus 2h square p plus zh plus p into partial f g over partial z p is h square and then minus q into h square
plus minus q and then plus q into this xyz. This is equal to 0 जी. So हमने क्या शो करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी 0 है, ये आइडेंटिकली 0 है इक्वेशन. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जी मेन. अगर ये प्रूव हो जाता है तो दिस मीन्स कि आपकी जो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं जी. सो दिस इज h स्क्वायर p माइनस h स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर p प्लस gh प्लस h स्क्वायर p माइनस q प्लस hy q इज इक्वल टू 0. अब ये देखेंगे ये टर्म, ये 2h स्क्वायर p और ये माइनस 2h स्क्वायर p है, ये कैंसिल करेंगे जी एक दूसरे को. And this is nothing but minus h square plus gh minus q plus hy q is equal to 0. अब अगर आपके पास गिवन जो इक्वेशन है अगर आप उनको देखें तो आपके पास है h p minus y q is equal to h. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ h p minus y q is equal to h and the other one is h square p plus q is equal to hg. So h square p, I just forgot again, h square p plus q is equal to hg plus q is equal to hg. So these are two partial differential equations which we are given. So यहाँ से आप देखें कि कोई चीज़ कॉमन लेके अगर हम ये भी हम इक्वेशंस यूज कर सकते हैं इनको इक्वलाइज करें आइडेंटिकली कि होती हैं या नहीं. So here I think there is something mistake. So what is the mistake? If we go upstairs, this is minus xy because minus into minus plus and then into minus minus. So this is minus xy and this is then minus of hy q and this is again minus of hy q. So if you take minus h common, then it gives me h plus y q plus gh minus q is equal to 0. And from this equation you came to know that hp, यहाँ से y q को उस तरफ ले जाएं तो h plus y q बन जाता है जी. ठीक है, तो h plus y p h plus y q, दिस इज योर q, सॉरी. सो ये जो चीज़ है ये आपके पास h p आ जाएगी. तो दिस इज माइनस h इंटू एच पी प्लस जेड एच माइनस q इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज नथिंग बट माइनस h स्क्वायर p प्लस gh माइनस q इज इक्वल टू 0. और अगर आप इसको देखें तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें या इन दो टर्म्स को एक तरफ ले जाए. माइनस जी एच इज इक्वल टू 0. तो ये होल टर्म भी इस इक्वेशन के इक्वल है. एच स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू एच जी है जी. तो माइनस जी एच इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल करेंगी और आपकी इक्वेशन जो है वो आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी. तो ये जो आपकी इक्वेशन आई या ये आज जो क्राइटेरिया जो मेथोडोलॉजी हमने देखी कि ये आपका कंपैटिबिलिटी आपको शो कर रही है कि ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं. और इसका मतलब क्या है कि दे हैव द कॉमन सोल्यूशन, दे हैव द common solution. These two compatible equations have the common solution जी. Now when your compatibility is shown, now our next task is to find the solution. तो इसका सोल्यूशन सॉल्व करने, सोल्यूशन लेने का सबसे आसान तरीका है कि इन दोनों इक्वेशंस को p और q की फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे. और ये दो इक्वेशंस और आप इनको सॉल्व करना आपको आता है. So to get the solution of this equation, we basically write these two equations again like this. These equations are, I should go back, hp minus yq is equal to h. From here hp minus yq is equal to h, and then h square p plus q is equal to hc
प्लस क्यू इज इक्वल टू एच जी, और इसको मैं लिख सकता हूँ एच पी माइनस वाई क्यू माइनस एच इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज नथिंग बट एच स्क्वायर पी माइनस प्लस क्यू माइनस एच जी इज इक्वल टू 0। और अब इन इक्वेशंस को पी और क्यू में सॉल्व करने का मेरे लिए बहुत आसान मेथड है कि आप इसको पी के साथ, पी की वैल्यू जो होगी पी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 1, अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो एच वाई जी माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस एक्स, देन क्यू इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने प्लस लिख दिया, और एच क्यूब जी, ठीक है जी। और देन एच सॉल्व किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एच 1 आ गई, तो ये आ गया एच क्यूब माइनस, सॉरी हम क्यू में सॉल्व कर रहे हैं, तो दिस इज एच माइनस इंटू माइनस y इंटू एच स्क्वायर। सो इसको अगेन लिखते हैं, p ओवर एच वाई जी प्लस एच इज इक्वल टू, क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा एच माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो एच स्क्वायर जी माइनस एच क्यूब, एंड दिस इज नथिंग बट एच प्लस एच स्क्वायर वाई जी। सो यहाँ से आप p और q की वैल्यूज देखेंगे कि p इज इक्वल टू नथिंग बट एच वाई जी प्लस एच डिवाइडेड बाय एच प्लस एच स्क्वायर वाई। तो यहाँ से आप h कॉमन लें तो 1 प्लस वाई जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच वाई बच जाएगी, और यहाँ से q को आप देखेंगे तो दिस इज एच स्क्वायर जी माइनस एच क्यूब ओवर एच प्लस एच स्क्वायर वाई। यहाँ से आप अगेन एच स्क्वायर कॉमन लें तो एच इंटू जी माइनस एच डिवाइडेड बाय, यहाँ से एच कॉमन लिया तो वो उसके साथ कैंसिल आउट हो गया, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे मैं लिख दूँ पूरा 1 प्लस एच वाई, अब ये एच और वो एच कैंसिल हो गए तो एच स्क्वायर नॉट एच स्क्वायर ओनली एच इज जेड माइनस एच ओवर 1 प्लस एच वाई जी। So what we know? We know that we just calculate p value of p and q. We know that z is a dependent of x y. So the total differential of z is dz is equal to partial z by partial h dx plus it's ये पहले लेक्चर में हमने किया था, प्लस partial z by partial y dy partial z by partial h, this is p. So we have this thing dz is equal to 1 plus yz over 1 plus xy dx plus partial z by partial y, this is q, and we have this h into z minus h divided by 1 plus xy dy. So we just need to solve this equation, and for to solve this kind of equation we just need to derive the exact differential of so that we can get the total integral of this equation. So look at this, here we have z minus h, so here dz and dx, if we can develop a relation of the form dz minus dx, so we can have this kind of relation z minus h. So we just minus this thing dx, of course if I minus in this side, so I have to take care of this side as well. So 1 plus yz over 1 plus xy dx minus dx plus h into z minus h over 1 plus xy dy, और ये मेरे पास आ जाएगा dz minus dx इज, यहाँ से dx कॉमन लूँ तो 1 प्लस yz over 1 plus xy minus 1 into dx प्लस ये एज इट इज चल रही है टर्म z minus h divided by 1 plus xy
डी वाई। सो इसको अगर आप सॉल्व करें, मैं असल में इसी स्लाइड के ऊपर इसका सोल्यूशन देखना चाह रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ, क्योंकि बार बार आगे पीछे आते हुए थोड़ा मसला होता है। तो हम इसको एलसीएम लेंगे 1 प्लस एच वाई। So this is 1 plus yz minus 1 minus hy, and this is dh, and plus this remaining term h into z minus h over 1 plus hy dy. So you can see that from here it will cancel this thing and we can take y common. So मैं अब इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ डी जेड माइनस डी एच इज इक्वल टू वाई कॉमन लें तो जेड माइनस एच डी एच ओवर 1 प्लस एच वाई एंड द प्लस दिस टर्म एच इंटू जेड माइनस एच ओवर 1 प्लस एच वाई डी वाई जी। सो जेड माइनस एच को कॉमन लेके इस साइड पे डिवाइड कर दें तो आई एम लेफ्ट विद dz minus dh divided by z minus h is equal to nothing but y dh over 1 plus hy plus h dy over 1 plus hy। और अगर आप इसको और से देखें, इफ यू टेक क्लोज लुक और इसका मैं एलसीएम लूँ 1 plus hy, this is y dh plus h dy, and this is nothing but dz minus dh, and this is z minus hg. So इस चीज़ से डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और इस चीज़ से डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो जस्ट टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ दीज टू फंक्शंस। अब ये चीज़ें इतनी कॉमन हो रही हैं जो मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ, आगे आपने देखना है कि ये आपके पास log ऑफ z minus h is equal to log of 1 plus hy, of course यहाँ पे मॉडुलस है, and plus log of c। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे लाइक लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी लगाओगे और देन टेकिंग एंटी लॉग यू आर लेफ्ट विद z minus h is equal to c into 1 plus hy। So this is your solution of these two compatible equations। अब ये जो solution आया है हमारे पास, ये आपके इन दोनों equations के लिए satisfied करता है, इस equation के लिए भी और इस equation के लिए भी, ये दोनों equations के लिए ये solution satisfied करता है। ठीक है, अब हम इससे जो अगला टॉपिक है उस पे जाएंगे। So we show that these two equations are compatible to each other and their solution is we find the solution there. And now in the second example, this is the homework for you, and you must show these two equations are compatible to each other, and these are compatible. But for this, what you have to do, you just satisfy this compatibility equation, a necessary and sufficient condition for this compatibility criteria. Okay, so now coming to the next section, which is the last section of first order partial differential equation, that is non-linear partial differential equations. So in non-linear partial differential equations there are several type of partial differential equations, but we focus on only those equations which are compatible to each other. So for this we introduce the method of Торпед's method, and then we give some kind of examples as well. So in what is Торпед's method? First of all we will discuss the Торпед's method. So consider a nonlinear first order differential equation like of the form f of x, y, z, p and q is equal to 0, and this is compatible with this equation g of x, y, z and p, q is equal to 0. So we are basically looking for the solution of this equation. And the basic idea in the Торпед's method is that we believe or we assume that this is the compatible equation of this equation. So when we achieve this G, the compatible equation of this the given nonlinear equation, then we just plot the value of
from here we can the first we solve this equation for P and Q, and then we just plot the value of P and Q in the total differential of ZG. dz is equal to P, and P is what? P is partial Z by partial X, and Q is partial Z by partial Y dx. And in next step we substitute the values of P and Q in this equation, and in the last step we just integrate this to get the final answer जी. Now the solution of the above equation, if it exists, ये important है जी. If it exists, existence बहुत important है, वो exist करेगा भी कि नहीं करेगा. So is the compatible integral of the is that complete integral of the given equation, not compatible, complete integral of the given equation जी. Procedure क्या है इसका? हमने आपके पास जो नॉन लीनियर इक्वेशन हो रही है, हमने उस नॉन लीनियर इक्वेशन को नॉन लीनियर इक्वेशन की एक कंपैटिबल इक्वेशन बनानी है, और जब कंपैटिबल इक्वेशन जो हमारे पास अचीव हो जाएगी, उस कंपैटिबल इक्वेशन को हम जस्ट उस इक्वेशन से P एंड Q और जो गिवन इक्वेशन है P एंड Q के लिए सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में किया, और उसको टोटल डिफरेंशियल में सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाएंगे. सो इम्पोर्टेंट टास्क क्या है इसमें? द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन जी. सेकंड ऑर्डर to determine the second partial differential equation. This is not the second order, this is a typing mistake here, is to determine the second partial differential equation. Okay, so second non-linear partial differential equation, this we did not discuss about the second order partial differential equation yet. So this is a typing mistake. So we will use the idea of compatible equations. The basic idea is we have this kind of equation G which is compatible with that given equation. Assume that this is this equation is compatible with the given equation f of x, y, z and p, q, for which the necessary and sufficient condition is partial f g over partial x p plus p partial f g over partial z p plus partial f g over partial y q plus q in partial f g over partial z q is equal to 0. Then the above this equation basically reduces in the form of a Cauchy linear equation in G. That is, I will show you how we reduce in this form, and yes, I will show you how to reduce this equation in this form G. The compatible equations are compatibility criteria is the necessary and sufficient condition which we write before, partial f g over partial h p plus p partial f g over partial z p plus partial f g over partial y q plus q partial f g over partial y, and then this is nothing but z q is equal to 0 g. So when you open this thing here, this is nothing but partial f by partial h and partial g by partial h, partial f by partial p, पार्शियल जी बाई पार्शियल पी. मैं क्यों ये दोबारा करा रहा हूँ? मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि आपके जहन में ये चीज़ बार बार आए कि हाउ वी हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग्स जी. ठीक है, प्लस पी पार्शियल पी बाई पार्शियल जी, पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी, पार्शियल जी बाई पार्शियल जी, पार्शियल एफ बाई पार्शियल पी एंड पार्शियल जी बाई पार्शियल पी जी. ठीक है, प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, सॉरी, पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई, पार्शियल एफ बाई पार्शियल क्यू, पार्शियल क्यू बाई पार्शियल जी बाई पार्शियल क्यू प्लस क्यू इंटू पार्शियल f by partial z partial g by partial
z partial f by partial q and partial g by partial q is equal to 0. So just open these determinants and we write this thing in this form: partial f by partial h partial g by partial p minus partial g by partial h partial f by partial p plus p into, I am writing p here, okay, I will do one more step for you, partial f by partial z partial g by partial p minus partial g by partial z partial f by partial p plus partial f by partial y and partial g by partial q partial g by partial y and partial f by partial q. Of course minus sign is here जी. और ये एक छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आप कर जाते हो और फिर ये शुरू में साथ साथ देखनी चाहिए, अदरवाइज ये आपके लिए प्रॉब्लम करेंगी कि आप इनको कवर कैसे करोगे. प्लस q इंटू पार्शियल f बाई पार्शियल z पार्शियल g बाई पार्शियल q माइनस पार्शियल g बाई पार्शियल z पार्शियल f बाई पार्शियल q. दिस इज इक्वल टू 0. सो अगर मैं f को स्मॉलर इंडेक्स में लिख लूँ, लेट्स से पार्शियल f बाई पार्शियल h इज इक्वल टू एफ एच, partial f by partial p is equal to fp, and then partial f by partial z fz. Similarly, partial f by partial p is equal to fp and partial f by partial q को मैं fq की फॉर्म में लिख लूँ, तो ये आपके पास जो अबव इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी. एफ एच पार्शियल g बाई पार्शियल p माइनस एफ पी पार्शियल g बाई पार्शियल h प्लस p एफ जी पार्शियल g बाई पार्शियल p माइनस p एफ पी partial g by partial z and then plus fy partial g by partial q minus fq partial g by partial y plus q fz partial g by partial q minus q fq partial g by partial z is equal to 0 जी. सो इस इक्वेशन को अगर मैं फाइनल शेप में लिखना चाहूँ तो यहाँ से P8 with respect to P this thing and this thing जी, ये चीज़ कॉमन आ जाएगी. सबसे पहले मैं h से लिखता हूँ जी, माइनस एफ पी पार्शियल जी बाई पार्शियल h, देन y का लिखता हूँ जी मैं माइनस एफ क्यू पार्शियल जी बाई पार्शियल y, देन मैं z का लिखता हूँ तो z की मेरे पास दो टर्म्स आ रही, एक ये टर्म आ रही और एक ये टर्म आ रही. तो माइनस कॉमन लिया तो p एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू पार्शियल जी बाई पार्शियल जी एंड सॉरी अगली टर्म में जी भी हो जाए तो पी के रेफरेंस लिख लेता हूँ, तो एट पी टी ये टर्म होगी और एट पी टी ये टर्म होगी. तो इसको कॉमन कर लिखूँ प्लस एफ एच प्लस पी एफ जी पार्शियल जी बाई पार्शियल P plus Fy plus QFQ and last term is partial G by partial Q is equal to 0. So if you multiply with minus sign, then you will reach that equation G. So when you multiply with minus sign,
then this equation reduces in this form which I derived in the previous slide, that fp partial g by partial x plus fq partial g by partial y plus pfp plus qfq partial g by partial z minus fh plus pfz partial g by partial p minus fy plus qfz partial g by partial q is equal to 0, from which we can determine g. Here there is no full stop. So the auxiliary equation of above Cauchy linear equations are, so here you can see that this is a Cauchy linear equation in G, and which we discussed in the last two lectures in very detail. So to solve this kind of equation is not a very difficult task for you. To solve this kind of equation is not new for you. ये आपके लिए नई चीज़ नहीं है कि आप इसके लिए परेशान हो. ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमने पहले दो लेक्चर्स में हमने इनको फोर्थ और थर्ड लेक्चर में हमने इसको डिटेल से देखा था जी. So the auxiliary equations of the above Cauchy linear equations are ds over fp plus dy over fq plus dz over pfp plus qfq, sorry not plus, is equal to dp over minus fx plus pfc is equal to dq over minus fy plus qfz जी. So ये आपके पास auxiliary equations आ रही है जी. अब इनमें से इन इक्वेशंस को हम Carpet's इक्वेशंस कहते हैं. इन इक्वेशंस को हम Carpet's इक्वेशंस कहते हैं. Carpet's auxiliary equations भी समटाइम्स कहते हैं. अब हम इनमें से कोई भी दो इंटेग्रल ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें या इसको ले लें, जिसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी, जो रिलेशन आएगा, उसको हम सेकंड इक्वेशन कहेंगे जी अपनी, जो कंपैटिबल होगी आपकी गिवन इक्वेशंस के साथ. ठीक है. सो जी ऑफ एक्स वाई जी पी क्यू इज इक्वल टू 0. यहाँ से आपके पास जो इक्वेशन आप सॉल्व करोगे उसको हम जी ऑफ एक्स वाई जी पी क्यू कहेंगे. और आप देखो कि यहाँ पे बहुत सारी इस तरह के हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं. इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को या इन दोनों को, या इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं. तो हमारे लिए क्या बेस्ट है, हम सिर्फ वो कॉम्बिनेशन उसके ऊपर फोकस करेंगे जो सबसे इजी सॉल्विंग हो, जो इजी उसका सोल्यूशन आ जाए हमारे पास. ठीक है. हम उसको नहीं लेंगे जिसके लिए हमारे लिए एक आ बैल मुझे मार वाली बात हो कि मैं एक मुश्किल सा इंटेग्रल ले लिया फिर उसको सॉल्व करने बैठ गए. हम सबसे आसान इंटेग्रल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. सो दिस इज द Carpet's मेथड. और इसको हम देखते हैं कि हाउ वी सॉल्व दिस इन द फॉलोइंग एग्जांपल. इसको हम अप्लाई करते हैं एग्जांपल के ऊपर, और देन वी विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ Carpet मेथड. सो फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर p स्क्वायर माइनस प्लस y स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 यूजिंग Carpet मेथड. The complete integral of given equation is z is equal to c log of x plus 4 minus a square log of b plus b. So we have to solve this thing. I think here is this is the solution of this given equation. So how we get this thing? We first we need to solve this and to reach here. Okay. So the given equation is x square p square plus y square q square minus 4 is equal to 0, and we have to find the solution of this nonlinear equation. And for this the basic idea is to calculate or to develop another equation which is compatible for the with this equation, and to solve these two equations and get the solution of this the given equation. So इसको solve करने के लिए मेरे पास Carpet's की auxiliary equations हैं. Auxiliary equations जो हैं वो हैं dh over fp is equal to dy over fq, and this is equal to nothing but dz over pfp plus qfq, and this is equal to dp over fh plus pfz, and of course minus sign here, and dq is equal to minus fy plus fy plus qfz.
ये आपके पास इस टॉर्पिड की ऑक्सिलरी इक्वेशंस है और इसमें एफ पी एफ क्यू ये सारे आपको वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी? अगर आप इस इक्वेशन को लेट्स से एफ टी को रखेंगे तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4 एंड यहाँ से आपको एफ पी मिलेगा. एफ पी इज नथिंग बट 2h square p, fq is nothing but 2qy square, fh is nothing but 2hp square, fy is nothing but 2yq square, fz is equal to 0 because this is free of z, and fp is equal to nothing but we calculated all these 4 terms. Yes, so we just substitute these values in this equation 1. We are left with dx over fp 2h square p is equal to dy over 2y square q is equal to dz over p fp. Fp is this thing, so 2h square p square plus similarly plus 2y square q square is equal to dp over minus fh. fh is 2hp square और fz 0 है तो ये होल टर्म 0 हो जाएगी. Similarly dq over minus 2y q square जी. So अब आइडिया ये है कि इनमें से कोई सी भी दो हम सोल्यूशन ले लें तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं जी. So the idea is we have to solve these equations for another equation which is compatible to the given equation जी. So अब हम इसको लेट्स से मैं इस टर्म को और इस टर्म को सॉल्व करता हूँ. So dh over 2h square p is equal to dp over minus 2hp square. This implies that dh over h is equal to minus dp over p. So इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो this is log of h is equal to minus log of p plus log of c. यहाँ पे ये log of hp बन जाएगा. इसको इस तरफ ले आए तो प्लस इज इक्वल टू दिस इज लॉग ऑफ c. सो hp इज इक्वल टू c. सो ये आपके पास इक्वेशन आ रही p hp. ये जो इक्वेशन है ये कंपैटिबल हो रही है आपकी गिवन इक्वेशन के साथ जी. द गिवन इक्वेशन इज दिस जी. अब यहाँ से हम p की वैल्यू लेंगे और यहाँ से फिर हम q की वैल्यू लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे जी. लेट्स से दिस इज द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू c ओवर h. इसकी वैल्यूज को अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी h स्क्वायर इन, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, h स्क्वायर c स्क्वायर ओवर h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. And from here this term goes to this term, so q square is equal to 4 minus c square over y square और q is equal to 4 minus c square over y जी. अब p और q की जो वैल्यूज आई हैं इसको मैं ये जो टोटल डिफरेंशियल होता है z इज इक्वल टू जेड ऑफ एक्स वाई, अगर दोनों वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो डी जेड किससे इक्वल होगा पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल वाई डी वाई, एंड दिस इज नथिंग बट पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई एंड दिस इज डी जी. पी की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट की वो थी सी ओवर एक्स और ये थी 4 माइनस सी स्क्वायर ओवर वाई. तो this is c over x dx plus 4 minus c square over y dy and this is dz. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर द इंटीग्रेटेड फॉर द फाइनल सोल्यूशन जी. ठीक है, तो dz c कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, dx over x इंटरवल से बाहर आ जाएगा प्लस 4 माइनस सी स्क्वायर
ये dy ओवर y आ गया जी, एंड दिस इज z इज इक्वल टू c log of x प्लस 4 माइनस c स्क्वायर log of y plus let's say another constant, that constant name is c, and this is, let's say, b. So this is your final answer of the solution key. And so the summary of today's lecture is, we today discussed the compatible system of first order differential equations with an example, and the other thing is we discussed the Karpat's method, how to solve the nonlinear partial differential equations, and we give one example. In the next lecture we will focus on one more example to how to get the solution of nonlinear partial differential equations. So Khuda Hafiz, and best of luck for today's lecture.